है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 26। अपने सामने दो नकाबपोश को देख जो काफ़ी फुर्ती के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें देख सलोनी कोहली जो इस वक्त काफ़ी हक्की बक्की सी नज़र आ रही थी, तभी वो थोड़ी हकलाती आवाज़ में बोली, मानो सेठी, क्या ये मानो सेठी है? लेकिन तभी पास ही खड़ा सुमित उसे एक तरफ खींचते हुए बोला, ये मानव सेठी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे इस तरह खुद के चेहरे को एक नकाब के अंदर छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह सीधा हमसे लड़ सकता है और लड़ने के साथ साथ एक झटके में ही हमारा काम भी तमाम कर सकता है। तो फिर ये लोग कौन हैं? इस बार काफ़ी घबराई हुई अंदाज में रेशमा ठाकरे ने कहा था। लेकिन तभी सलोनी कोहली, जिसकी नज़र ज़मीन पर एक तरफ पड़े अपने खंजर पर थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने यशवर्धन ठाकरे के अंदर उतारा था, वही दूसरी बार भी ऐसा वह कर पाती, उससे पहले ही उसके हाथ को उन नकाबपोश के अंदर छिपे एक शख्स ने अपनी गन की बुलेट से भेद दिया था, जिस वजह से उसके हाथ का खंजर एक तरफ जा गिरा था, जिसे देख सलोनी कोहली वापस से उस खंजर को उठा पाती, उससे पहले ही एक बार फिर से उनमें से एक ने सलोनी कोहली के हाथ को निशाना बना दिया था। लेकिन इस बार बुलेट उसके हाथ की बजाय जमीन पर पड़े खंजर पर जाकर लगा था, जिस वजह से उसका हाथ इस बार तो बच गया था। लेकिन तभी अमर उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, अब तक इन्हें तुम्हारे आदमी रोक रहे हैं, जब तक इन्हें तुम्हारे आदमी रोक रहे हैं तब तक हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम इस वक्त निहत्थे हैं और जिस तरह से ये तुम्हारे आदमियों को मार रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें भी छोड़ने वाला है। लेकिन वसीयत जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जिस वजह से यह बुढ़ा अपनी आखिरी सांस गिन रहा है, उस वसीयत का क्या? वह अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है, फिर उसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जहाँ अमर की बातों को सुन रेशमा ठाकरे थोड़ी चीखते हुए बोली थी, जिसके जवाब में सुमित ने कहा, आगे कुछ करने के लिए हमें पहले जिंदा बचना होगा। लेकिन उसकी बातों को सुन यशवर्धन ठाकरे के दोनों बेटे अमर और सुमित के साथ साथ उनकी बहू रेशमा वो कावली गैंग की लीडर सलोनी उस जगह से खुद को छिपाते हुए बाहर निकल चुकी थी। जहां आते वक्त सलोनी कोहली की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। चारों तरफ एक नकाब के अंदर खुद को छिपाए उसके आदमी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही यशवर्धन ठाकरे के आदमियों का काम तमाम किया था, वही अब खुद जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। उनमें से ज़्यादा की तादाद ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। लेकिन सलोनी के हैरानी का कारण कुछ और था। अपने आदमियों को मारने वाले के तरीके और उन्हें मारने में इस्तेमाल किए गए हथियार को देख वह दंग थी। बंगले के बाहर खड़ी अपनी कार में वो बैठ तो गई थी, लेकिन दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी तो उसे इस बात पर थी कि वह सही सलामत यशवर्धन ठाकरे के बंगले से बाहर निकल आई थी, जबकि जिस तरह से वह दोनों शख्स बाकियों को मार रहे थे, उस तरह से देखा जाए तो उनका बचना भी लगभग नामुमकिन था। तो क्या उन्होंने जानबूझकर उन्हें बाहर आने दिया? लेकिन क्यों? इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? जहाँ अपने ही सवालों के उधेड़-बुन में लगी सलोनी वहाँ से जा चुकी थी, तो उधर काबली गैंग के सभी आदमियों का सफाया करते हुए उन दोनों शख्स ने भी अपना नकाब उतार दिया था, जिनमें से एक मानव सेठी था तो दूसरा कोई और नहीं बल्कि खुद अगस्त्या था। इस वक्त मानव के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे, तो ही अगस्त्या जो लगभग कूदते हुए मानव के गले से लटक चुका था। सेकंड ब्रदर, इन आबली काबली की आखिर हमने बैंड बजा ही दी, अब बचा ये बुढ़ा। एक तरह जमीन पर भारी होती सांसों के साथ लेटे हुए यशवर्धन ठाकरे को देखते हुए अगस्त्या ने कहा था। तब तक मानो की भी नज़र उस तरफ घूम चुकी थी। वही दोनों के कदम भी यशवर्धन ठाकरे की तरफ ही बढ़ गए थे। इस वक्त यशवर्धन ठाकरे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, तो आंखें चमक रही थीं, जिनमें थोड़ी देर पहले तक मरने का खौफ था। वही अब काबली गैंग का सफाया, साथ ही अपनी आंखों के सामने मानव को देख यशवर्धन खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पेट पर सलोनी का खंजर लगने से खून का रिसाव जारी था, जिन्हें अपने हाथों से दबाई यशवर्धन, जिसकी सांसें भारी हो रही थी, थोड़ी हकलाती आवाज़ में कहा, मानो मानो हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरा पूरा परिवार उस काबली गैंग से मिला हुआ है। जहाँ यशवर्धन की इन बातों को सुन मानो अपने घुटनों के बल उसके पास ही बैठ गया था। धोखा?
धोखा तो हुआ है। अगर देखा जाए तो यशवर्धन, सच में तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सबसे पहले धोखा तो तेरी किस्मत ने ही तेरे साथ की है। मानो अभी भी यशवर्धन के पास ही शांत बैठा हुआ था, लेकिन अगस्त्या जो इस वक्त उस हॉल में रखे ड्रावर से लेकर वहाँ रखी सेल्फ में कुछ ढूंढते हुए यशवर्धन से अपनी बातें कह रहा था। ज़्यादातर वो वहाँ रखी फाइल्स को खोलता, उन्हें एक सरसरी निगाह से देखता और फिर उसके पन्नों को ज़मीन पर बिखेर देता, जैसे वो उसके काम की ना हो। वहीं इन सब के बीच उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट के भी भाव नजर आने लगे थे, जिस वजह से वो अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, यशवर्धन, तेरी किस्मत ने तुझे धोखा तो दिया है, लेकिन तेरे बेटों ने भी तुझे नहीं छोड़ा। तेरा पहला बेटा स्वर्गवासी, सॉरी, वो तो पक्का नरक में गया होगा, क्योंकि वो तेरा बेटा था। इतना कहते हुए अगस्त्या के चेहरे की झुंझलाहट अचानक से ठहाकों में बदल चुकी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत भी कर लिया था। तेरे उस नरकवासी बेटे की हालत को देखने के बाद भी तेरे बाकी दोनों बेटे नहीं सुधरे, जाकर उस आवली कागली से मिल गए। फिर भी सपना किंग की कुर्सी पर बैठना है और उन्हें लगता है कि हम ऐसा होने देंगे। इस वक्त अगस्त्या के हाथ में एक फाइल था, लेकिन उसे पढ़ते हुए ना जाने क्यों उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थी। तभी उसने आगे बढ़कर उस फाइल को मानव की तरफ बढ़ा दिया और खुद भी यशवर्धन ठाकरे के पास ही बैठते हुए बोला, लेकिन तू भी कम धोखेबाज नहीं निकला। इतने सालों से हम तेरी गुलामी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो तू ये पूरे मुंबई से लेकर दिल्ली तक राज कर रहा है ना, वह भी हमारी ही बदौलत। फिर भी तू इस किंग की कुर्सी को अपने उस धोखेबाज बेटे अमर के नाम करने जा रहा था, उस बेटे के नाम जिसने अभी अभी तेरे पीठ नहीं तेरे पेट में छुरा मारा है। कमाल करता है तू भी यशवर्धन। अगर हम वक्त पर ना आते तो अब तक तू ऊपर पहुंच गया होता और कुर्सी भी तेरे उस बेटे को मिल गई होती जिसने खुद तुझे ऊपर भेजने की प्लानिंग कर रखी थी। फिर हमें क्या मिलता? हम क्या जिंदगी भर तेरी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? हाँ, इतना कहते हुए अगस्त्या गुस्से से तिलमिला उठा था, जिसे देख यशवर्धन की आंखों की चमक तुरंत गायब होते हुए वहाँ एक बार फिर से खौफ लौट आया था। जुबान हकलाने लगी थी, नजरें बगल में ही शांत बैठे मानव पर टिक गई थी, जैसे उससे वह अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। तभी मानव का असिस्टेंट स्टीव ही अंदर आते हुए कहा, ग्रेट मास्टर, आने में देरी तो नहीं हुई? जहाँ उसका इतना कहना था कि अगस्त्या थोड़ा झल्ला उठा था। अरे नहीं स्टीव, आज तो तू बिल्कुल सही टाइम पर आया है, बिल्कुल स्क्रिप्ट में लिखे उस डायलॉग की तरह, जब तेरी ज़रूरत तभी तेरी एंट्री, अगस्त्या ने कहा। लेकिन इस बार इतना कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। लेकिन अगस्त्या और मानव के बीच में ज़मीन पर लेटे हुए यशवर्धन को देख स्टीव के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। अरे घबरा मत, ये बुढ़ा बस कुछ देर का ही मेहमान है, इसके भी ऊपर जाने का वक्त आ चुका है। स्टीव के चेहरे की घबराहट देख अगस्त्या का इतना कहना था कि स्टीव के चेहरे की मुस्कान एक बार फिर से लौट आई थी। लेकिन यशवर्धन ठाकरे की सांसें अब अटकने लगी थी। अपनी हकलाती जुबान में ही वह कुछ कहना चाहता था। तभी स्टीव ने आगे बढ़कर मानव की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाए, जिन्हें आते वक्त मुंबई में रणविजय ने मानव को देते हुए कहा था, मानव ध्यान रहे, आज ये काम तुम्हें हर हाल में करना होगा, नहीं तो हमारे हाथ सिर्फ हार लगेगी और सेठी ब्रदर्स को हारने की आदत नहीं है। वहीं उन पेपर्स को एक नज़र देखते मानव ने यशवर्धन ठाकरे के अंगूठे को पकड़ा और उसके ही पेट से बह रहे खून में डुबोते हुए उसके अंगूठे की छाप को उन पेपर्स पर उतार दिया था, जिसे देख इस बार यशवर्धन थोड़ा घबराते हुए कहा, ये क्या है? मेरी अब तक की मेहनत। इस बार फाइनली अपना मुंह खोलते मानव ने कहा था, लेकिन अपनी बातों को कहते हुए वो अपनी जगह से आगे भी बढ़ गया था, जिसके पीछे अभी भी यशवर्धन के चेहरे पर हल्के कन्फ्यूज़न के भाव थे, जिसे देख इस बार अगस्त्या उसके कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए कहा, तुझे क्या लगा था हम यहाँ तुझे बचाने आए हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई उस चालबाज औरत, मेरा मतलब कि मेरी उस खलनायक भाभी को उठवाने की? और अगर तूने हिम्मत किया भी तो क्या हम ऐसे तमाशा देखते हैं? नहीं ना। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना तुझे आज हम ही इस धरती से उठा देते हैं। लेकिन अफसोस
हमारे प्लान की भनक तो पहले से ही तेरे बेटे को लग चुकी थी। तेरे वो बेवकूफ़ बेटे एक बार तुझे मारने से पहले तेरा वसीयत तो पढ़ लेते, लेकिन नहीं, उन्हें लगा कि तेरे बाद किंग की कुर्सी पर सेकंड ब्रदर बैठेंगे, तो यही सही। उनकी सोच को हम सच सच साबित करने आ गए और एक दूसरी वसीयत पर तेरा अंगूठा ले लिए, क्योंकि तू तो अनपढ़ है, लिखना तक नहीं जानता। फिर ऐसे में तेरे मरने के बाद लोग तेरी कब्र से भी पूछने नहीं आएंगे कि वसीयत पर सिग्नेचर तूने ही किया था या किसी ने ज़बरदस्ती तुझसे करवाया है। कभी कभी ये अंगूठा छाप लोग भी बड़े काम के साबित होते हैं। क्यों स्टीव, सही कहा ना मैंने? छोटे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब मैं अपनी बेबी गर्ल से और ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए मानो ने कहा, जिसके चेहरे के भाव अभी भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहे थे। तो ही अगस्त्या, जिसका चेहरा भी इस वक्त काफ़ी सीरियस हो चुका था, आंखों में किसी को मार देने का जुनून था, जिसे देख यशवर्धन की आंखें फैलते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी अब तक सारा माजरा समझ आ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह अपने बेटों के हाथों का शिकार होने से बचा जरूर था, लेकिन ज़िंदगी के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे के हाथों उसे शिकार होने के लिए बचाया गया था। तभी उसके बगल में स्टीव बैठते हुए, जिसने यशवर्धन की आंखों को अपने एक हाथ से ढक दिया था, वही दूसरे हाथ में पकड़े एक खंजर को तुरंत ही यशवर्धन के गले पर चला दिया था, जहाँ से पलक झपकते ही खून का एक फव्वारा फूट पड़ा, जिसके कुछ छींटे सामने ही बैठे अगस्त्या पर भी पड़ गए थे। लेकिन उसे देखा अगस्त्या इस बार थोड़ा उछलते हुए बोला, तुम भी ना स्टीव किसी काम के नहीं रह गए। बेमतलब का छिछियापा मचाना जरूरी था, जब काम शांति से भी हो सकता था। तो बताओ अब भला मुझे इस बुढ़े के खून को अपने साथ मुंबई लेकर जाना होगा। जहाँ अगस्त्या की बातें खत्म होने के साथ साथ जमीन पर पड़े यशवर्धन का भी छटपटाता हुआ शरीर अब शांत हो चुका था। जहाँ पिछली रात की इस घटना को सोचते हुए मानो एक बार फिर से अगस्त्या और स्टीव के साथ दिल्ली पहुंच चुका था, जहाँ पहले से ही यशवर्धन ठाकरे के बेटे अमर, सुमित के साथ साथ रेशमा ठाकरे अपनी नम आंखों के साथ काफ़ी दुखी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ गैंग के बाकी लीडर्स भी मौजूद खड़े थे, जिनके पास ही मानव भी अपने भाई के साथ खड़ा हो गया था। तभी अचानक से रेशमा ठाकरे की 24 साल की बेटी लीजा, जो मानव के सीने से लिपटते हुए सिसक पड़ी थी। मानव, देखो ना क्या हो गया, दादाजी हम लोग को छोड़ कर चले गए। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इस वक्त मैं उन्हें कितना मिस कर रही हूँ। मानो बताओ ना, मैं उनके बिना अब कैसे रहूँगी। इस तरह लीजा को सिसकते हुए देख मानव के दोनों हाथ अभी भी अपने पॉकेट के अंदर थे। शरीर किसी खंभे की तरह सीधा खड़ा था, जैसे लीजा की बातें उसके कानों तक तो जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था। तो वही वहाँ मौजूद बाकी गैंग लीडर्स थोड़े हैरान नज़र आ रहे थे। अगस्त्या भी अपनी आंखों को छोटी करते हुए एकटक लीजा को ही घूर रहा था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, जिसके साथ ही उसने खुद से दूर खड़े स्टीव को अपने फ़ोन से मैसेज टाइप करते हुए कुछ सेंड किया था, जहाँ सामने खड़ा स्टीव उस मैसेज को पढ़ते ही अपनी गर्दन नाम में हिला दी थी, जैसे वह अगस्त्या के दिए हुए काम को करने से इनकार कर रहा हो। लेकिन वही अगस्त्या जो इस बार स्टीव को हल्का घूरते हुए एक साथ ही अपनी उंगलियों को अपनी गर्दन पर फेर दिया था, जिसका मतलब था कि अगर स्टीव अगस्त्या की बात नहीं मानता है तो मौका देखते ही उसकी धड़ से उसकी गर्दन भी अलग कर सकता है। जहाँ कुछ देर तक ना नुकुर के बाद स्टीव एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपनी गर्दन झुका ली थी, जिसका मतलब साफ था कि वो अगस्त्या की बातों को मानने के लिए तैयार हो चुका है। तो वही उसका इशारा समझते हुए अब तक अगस्त्या के चेहरे की तिरछी मुस्कान लौट आई थी। चालबाज औरत, एक धमाकेदार सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर धमाका होने वाला है। अगस्त्या से पंगा लिया था ना, अब अगस्त्या बताता है कि वह चीज़ क्या है। हाँ, लेकिन तभी वहाँ मौजूद सभी का ध्यान एक चॉपर ने अपनी तरफ खींच लिया था, जो उनसे थोड़ी ही दूर पर लैंड किया गया था। लेकिन उसमें से उतरते रणविजय को देख एक तरफ शोक मनाते हुए बैठे अमर, सुमित और रेशमा के चेहरे पर हैरानी थी। तभी रणविजय को देख रेशमा पास ही बैठे अमर के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, कल तक तो वो सलोनी खामखा डर रही थी, अब खुद हमें भी डरा रही थी
कि यशवर्धन को बचाने आए वह दोनों इंसान में से एक मानव सेठी था। लेकिन आज इस मानव सेठी को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछली रात यह हमारे सामने मौजूद भी था। अगर होता तो शायद। भाभी जी, थोड़ा धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन आपकी बात में दम है कि पिताजी का ये वफादार कुत्ता अगर वहाँ होता तो आज पिताजी स्वर्गवासी ना हुए होते। लेकिन ये सोचने वाली बात भी है कि वह दोनों नकाबपोश तो उन्हें बचाने आए थे, फिर पिताजी स्वर्गवासी कैसे हो गए? जहाँ रेशमा की बातों को बीच में काटते हुए अमन ने कहा था, हो सकता है कि सलोनी के आदमियों को ख़त्म करने में उन्हें देरी हो गई हो और इतने में पिताजी के प्राण उड़ गए हों। वैसे देखा जाए तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता उन दोनों ने खुद ही पिताजी को स्वर्गवासी बना दिया हो। जहाँ इस पर अमर की बातों को सुन उसका जवाब देते हुए रेशमा ठाकरे ने कहा, साथ ही वह अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बोली, ये सब बातें हम बाद में सोचते हैं, लेकिन मुझे इस रणविजय को देखकर कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर उसे बस श्रद्धांजलि ही देना होता तो अपने भाइयों के साथ आता। इस तरह से लाव लश्कर से आने क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ और ही लग रहा है। रेशमा ठाकरे की इन बातों को सुन इस बार सुमित ने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी जी, इस रणविजय से मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ है। अगर मुझे कभी इन सेठी ब्रदर्स को मारने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस रणविजय को ही मारूंगा। फिर उस मानव के रीढ़ की हड्डी की बारी होगी, यानी कि उसके छोटे भाई को तोड़ूंगा। 10 इंच के अपने उस लैपटॉप के साथ अब तक न जाने कितनी बार उसने मानव को बचाया है। अरे बस बस छोटे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे ये सपने भी पूरे होंगे। बस ये रणविजय सेठी क्या करने आया है, इसके मंसूबों का पता चल जाए। अगर बस ये पिताजी को श्रद्धांजलि देने आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर। यहाँ सुमित की बातों का जवाब देते हुए अमन ने कहा था, लेकिन वो अपनी बातें पूरी कर पाता उससे पहले ही रणविजय सेठी, जो अब तक उनके करीब आ चुका था, उसे देखते हुए अमर को अपनी बात बीच में ही रोकते हुए चुप होना पड़ा था। वही रणविजय भी अब तक अमर के पास ही रखे यशवर्धन ठाकरे की एक बड़ी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिया था। तो उधर दूसरी तरफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, न्यू दिल्ली, अपने केबिन में बैठा सामंत गोयल, जो इस वक्त किसी फाइल के पन्नों को उलट पुलट रहा था, तभी उसके केबिन के गेट को खोलते हुए समीर अग्निहोत्री, जिसके माथे पर इस वक्त घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी, अंदर आते हुए कहा, सर एक बैड न्यूज़ है। अरे समीर, कभी तो गुड न्यूज़ के साथ अंदर आया करो, या कभी यह भी कह दिया करो कि सर उस मानव सेठी के खिलाफ हमारे हाथों ठोस सबूत लगे हैं जो सीधा उसे फांसी तक लेकर जाएगा। हाथ में पकड़े फाइल को हल्का उछालते हुए सामंत गोयल ने कहा। साथ ही चेहरे की हंसी को हल्का ठहाके का रूप देते हुए उन्होंने आगे कहा, अच्छा चलो अब अपना बैड न्यूज़ ही सुना दो। गुड ना सही, बैड न्यूज़ से ही आज काम चला लेते हैं। सर खबर आई है कि यशवर्धन ठाकरे का किसी ने पिछली रात मर्डर कर दिया है। व्हाट? समीर की बातों को सुनते ही सामंत गोयल काफ़ी बुरी तरह से चौंक उठे थे, जिनके जवाब में समीर ने कहा, यस सर, और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके मर्डर को खुद उसके घर वाले छिपाते हुए इसे पुलिस के साथ साथ मीडिया को भी दूर रखा है, जिस वजह से अभी तक यह बात बाहर नहीं आ पाई है। समीर ने अपनी बातें पूरी कर दी थी, लेकिन सामंत गोयल के माथे पर चिंता की लकीरें काफ़ी गहरी कर दी थी। जहाँ इस वक्त सामंत गोयल किसी गहरी सोच में डूब चुका था, लेकिन अगले ही पल होश में आते हुए कहा, और किंग की कुर्सी, उसका नया उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है, इसकी क्या खबर है? सर इसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि यशवर्धन ठाकरे का लॉयर, जो अब तक उसके सारे कानूनी दाव पेच हैंडल कर रहा था, यानी कि रणविजय सेठी, भी उसके बंगले पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके दोनों भाई वहां पहले से ही मौजूद थे, इसलिए अभी किंग की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, समीर ने कहा था। लेकिन उसके इस बात पे सामंत गोयल अपने माथे पर अपनी उंगलियों को थोड़ी देर तक रगड़ते हुए एक बार फिर से किसी सोच में डूब चुके थे। जहाँ केबिन में छाई कुछ देर की चुप्पी के बाद समीर ने खुद ही उन्हें होश में लाते हुए कहा, सर आर यू ओके? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? हाँ समीर, लेकिन सामंत गोयल इसके आगे कुछ नहीं कह पाए थे, जिसे देख समीर ने कहा, सर आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है?
हाँ समीर, फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन दिमाग में यशवर्धन ठाकरे के मर्डर की खबर ने उलझन पैदा कर दी है। जहाँ अभी भी अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए सामंत गोयल ने कहा था। सर, मैं कुछ समझा नहीं, समीर ने कहा। जिसे सुन इस पर सामंत गोयल अपनी कुर्सी पर सीधा बैठते हुए अपने दोनों हाथ आपस में बांध लिए थे। समीर, तुम्हें क्या लगता है, इतने बड़े माफिया का मर्डर हो जाना कोई मामूली बात है? वो अकेले यूं ही आम आदमी की तरह तो सड़क पर नहीं घूम सकता, जिसे कोई भी राह चलते चाकू मार कर निकल जाएगा। जहाँ सामंत गोयल की इन बातों पर समीर अभी भी बस शांत था। चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन ये साफ बता रहे थे कि शायद वह सामंत गोयल की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। जिसे समझते हुए सामंत गोयल ने खुद ही अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, नहीं समीर, यशवर्धन ठाकरे का मर्डर किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। माफिया वर्ल्ड में ही जरूर इस बात को अंजाम देने की साजिश रची गई है। बस देखना यह है कि यह साजिश कौन सा नया तूफान लेकर आता है। फिलहाल मेरा एक काम करो। यस सर, सामंत गोयल की बातों का जवाब देते हुए समीर ने कहा। लेकिन अचानक से सामंत गोयल चुप हो गए थे। जहाँ इस बार वो हल्का मुस्कुराते हुए बोले, तुम फ्री तो हो ना? आजकल खबरों में तुम एक काबिल ऑफिसर कम, लेकिन बॉलीवुड की उस समीरा पुरोहित के बॉयफ्रेंड के रूप में ज़्यादा नजर आ रहे हो। अपनी बातों को पूरा करते हुए सामंत गोयल के चेहरे की मुस्कान एक बार फिर से ठहाकों में बदल चुकी थी। जिसे देख इस बार समीर थोड़ा सकुचाते हुए कहा, नो सर, एक्चुअली बात यह है कि मैं और समीरा बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था, जिसे हम मना नहीं कर पाए। और बस अरे कोई बात नहीं, पब्लिक जिस समीरा पुरोहित की दीवानी है वही समीरा पुरोहित तुम्हारी दीवानी है। इंटरेस्टिंग। चलो, एक काम तुमने अच्छा किया कि अपनी पार्टनर खुद के डिपार्टमेंट से अलग चुना, नहीं तो घर जाने के बाद भी तुम दोनों केस सॉल्व करते हुए नजर आते। एक बार फिर से सामंत गोयल की बातों के साथ उनकी हंसी गूंज उठी थी। तो वही समीर इस बार थोड़ा शर्माते हुए कहा, सर डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा, कहते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकल आया था। शायद इस वक्त वह सामंत गोयल के द्वारा खुद के उड़ाए जाने वाले मजाक से बचना चाहता था। जिसे समझते हुए सामंत गोयल एक बार फिर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहा था। समीरा पुरोहित, काव्या पुरोहित उर्फ काव्या कोहली की सौतेली बहन, जो काव्या की तरह ही एक एक्ट्रेस है, लेकिन इस वक्त एक्ट्रेस होने के साथ साथ वह रॉक के एजेंट समीर अग्निहोत्री की मंगेतर भी है। वही कहीं ये समीर अग्निहोत्री ही काव्या का एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं, जिसके बारे में सोचते हुए काव्या उदास हो जाती है। जहाँ एक बार वह याट शिप पर मानव से छिपकर अपने फ़ोन में समीर और समीरा से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ते हुए उदास थी, लेकिन अचानक से मानव को देख वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गई थी। उस वक्त उसके हाथ से उसका फ़ोन छूटते हुए नीचे गिर पड़ा था। तो वही मानव जो उसे नॉर्मल करने के लिए उसकी इस घबराहट को इग्नोर कर दिया था, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसने अगस्त्या से काव्या के फ़ोन की सारी डिटेल्स खुद के फ़ोन पर फॉरवर्ड करने को कहा था। वही मानव भी इस सच से अनजान नहीं था कि काव्या के दिल में समीर अग्निहोत्री के लिए फीलिंग्स हैं। जब वो कावली गैंग की लीडर सलोनी के बेटे इकबाल के हाथों घायल हुई थी, उस वक्त मानव के दिमाग में काव्या के वो बीते हुए दिन घूम रहे थे, जिसमें एक बार वह अपने दोस्त यानी कि समीर के पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए उससे बस यही कह रही थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वह उसे सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं बल्कि उससे प्यार भी करती थी, लेकिन उस वक्त समीर उसे झटकते हुए वहाँ से जा चुका था। तो वही समीर भी जो सिर्फ उसे अपना दोस्त समझता है, अचानक से काव्या की कोई खबर ना मिलता देख उसे बार बार कॉल करते हुए झुंझला उठा था। जहाँ सामंत गोयल के पूछने पर उसने बस इतना कहा था कि उसकी दोस्त उससे नाराज होकर उससे बात नहीं कर रही है, लेकिन काव्या का नंबर काफ़ी दिनों से बिजी आने के बाद समीर थोड़ा चिंतित भी हो चुका था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।